बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो सुबह 7 बजे के इस मॉर्निंग शो में आप सभी का स्वागत है। सुबह 7 बजे 10 मिनट या 12 मिनट के लिए हम लोग मिलते हैं और इसमें हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। चर्चा का उद्देश्य यही है कि आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो और प्रश्नों के माध्यम से आप ढेर सारी बातें सीख सकें। कुछ लोग इस बात को लेकर टिप्पणी करते हैं कि भाई 5 सवाल सर लेकर आया करिए 30 मिनट का, तो शाम को 7 बजे चलता है जिसमें हम लोग लाइव चर्चा करते हैं, उसमें ढेर सारे सवाल होते हैं। ठीक है, वो 1 घंटे का रहता है। अभी ये एक छोटा शो है, 10 मिनट का शो है। ठीक है, चाय की चुस्कियों के साथ 10 मिनट में आप बहुत कुछ सीख सकें, इसके लिए ये शो डिजाइन किया गया है ना। तो 10 मिनट में जितने सवाल संभव हो पाते हैं, ईमानदारी से मैं आपके समक्ष उतने सवाल प्रस्तुत करता हूं। आई होप आप सभी इस सेशन को एंजॉय करते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है स्टेटमेंट 19 प्रोवाइड्स 6 स्वतंत्रताएं, 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सेकंड लिखा हुआ है सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में शामिल है। और थर्ड लिखा हुआ है कि इन स्वतंत्रताओं पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी इन स्वतंत्रताओं पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। और इसमें आपको बताना है कि कौन सा सत्य है, यानी कौन सा राइट स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है। तो देखिए, यदि आप मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी होते हैं। किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए जो अधिकार जरूरी हैं उन्हें हम फंडामेंटल राइट के नाम से जानते हैं, यानी मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक अधिकार आपका स्वतंत्रता का अधिकार भी है जो कि 19 से लेकर 22 तक है। अपना ये जो सवाल है वो स्वतंत्रता के अधिकार से ही संबंधित है, राइट टू फ्रीडम से ही संबंधित है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक आपको मिला है, जिसमें आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी को रिफ्लेक्ट करता है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी से संबंधित है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में राइट टू एक्सप्रेशन के बगैर हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही है एक जनता का तंत्र, और जनता का तंत्र में जनता को अगर अभिव्यक्ति न हो तो उस तंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ऐसे में 19 राइट टू एक्सप्रेशन को डील करता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को डील करता है आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 आपका। ठीक है, एक बात समझिएगा कि अनुच्छेद 19 के तहत आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलेंगी। सबसे पहला, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, आर्टिकल 19 क्लॉज 1B, आर्टिकल 19 क्लॉज 1C, आर्टिकल 19 क्लॉज 1D और आर्टिकल 19 क्लॉज 1E, आर्टिकल 19 क्लॉज 1F। ये पहले था लेकिन समाप्त कर दिया गया। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। और अगला है आर्टिकल 19 क्लॉज 1E। ठीक है, इसमें आपको मिलता है वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी बोलने और एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 क्लॉज 1B है फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, यानी बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) का C है कोई भी एसोसिएशन, राइट टू क्रिएट एसोसिएशन, यानी संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, और इसी संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता में ही 97वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक और शामिल कर दी गई, सहकारी समिति बनाने का अधिकार है ना, राइट टू क्रिएट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी संगठन बनाने के अधिकार में शामिल होगा, यानी सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार होगा अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1C। ठीक है, 19 क्लॉज 1D राइट टू मूवमेंट है, भारत के किसी भी क्षेत्र में विचरण या घूमने का अधिकार। ठीक है, ये आपकी निवास की स्वतंत्रता है, राइट टू चूज रेजिडेंस इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड था लेकिन इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये आपका कोई भी व्यापार, वृत्ति, जीविका, उपजीविका चुनने की स्वतंत्रता है, कोई भी ट्रेड चुनने की स्वतंत्रता देता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का G। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये स्वतंत्रताएं पूरी तरीके से असीमित हैं कि इस पर कुछ प्रतिबंध लगे हैं। तो कभी भी कोई अधिकार असीमित मात्रा में नहीं दिया जा सकता है। अधिकार अब्सोल्यूट नहीं होते, राइट्स आर नॉट अब्सोल्यूट। अगर अधिकारों को असीमित दे दिया जाएगा तो आप मनमानी करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर आपको ऐसे दे दिया जाए जिस पर कोई प्रतिबंध ना हो तो आप गाली देते हुए फिरेंगे। तो अधिकारों को कभी असीमित रूप में नहीं दिया जाता है, अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, और जो रिस्ट्रिक्शंस अधिकारों पर लगाई जाती हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए, यानी तार्किक होने चाहिए। अधिकारों का ये लक्षण होता है कि अधिकार तार्किक प्रतिबंधों के अधीन होने चाहिए। ठीक है, और भारत देश में जो अधिकार दिए गए हैं वो भी अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी तार्किक प्रतिबंधों के अधीन है। किसके अधीन है भैया?
तार्किक प्रतिबंधों के अधीन है। तो इसमें सबसे पहला लिखा हुआ है कि आर्टिकल 19 प्रोवाइड्स 6 फ्रीडम्स, यानी आर्टिकल 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। तो ये बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। फ्रीडम टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19। सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी इसमें इंक्लूडेड है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1C इसमें अमेंड हुआ। कौन सा अमेंड हुआ? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 97वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे सम्मिलित कर दिया गया। इन स्वतंत्रताओं पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी इन स्वतंत्रताओं पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो मेरे भाई सही लिखा हुआ है, इन स्वतंत्रताओं पर युक्त संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी आपका क्या है? सही है। दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है कि इस पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते हैं। डी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगला आते हैं, अटॉर्नी जनरल यानी भारत का मुख्य विधिक सलाहकार अटॉर्नी जनरल होता है। कहा लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सेकंड स्टेटमेंट है अटॉर्नी जनरल केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, यानी यूनियन कैबिनेट का पार्ट होता है। थर्ड लिखा हुआ उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। लेकिन देखिए आर्टिकल 76 के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी भारत सरकार का वकील है। ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य है उसे महान्यायवादी के तौर पर, यानी अटॉर्नी जनरल के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। महान्यायवादी ऐसे कार्य करता है जो उसे प्रेसिडेंट द्वारा, लॉ द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए जाए। ये भारत सरकार का वकील है। हालांकि भारत सरकार का फुल रोल एम्प्लॉय नहीं होता, यानी पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होता, इसीलिए इसका कोई फिक्स वेतन भी नहीं है। इसको पारिश्रमिक रेम्युनरेशन मिलता है और वह मिलता है जो राष्ट्रपति के द्वारा डिसाइड किया जाए। महान्यायवादी को संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है अंडर आर्टिकल 88, ठीक है। 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं इससे संबंधित। एक 76 जिसके तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 88 महान्यायवादी को संसद के सदनों में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। 105 इसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार अटॉर्नी जनरल होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं। एक बार पंडित नेहरू ने कोशिश की थी कि महान्यायवादी को केंद्रीय कैबिनेट में मिलाया जाए, जैसे इंग्लैंड में होता है कि विधि मंत्री ही अटॉर्नी है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ये अलग से एक संवैधानिक पद है। तो अटॉर्नी जनरल केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसे दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सही है। बोलने का अधिकार है, बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होगा। एक बात मैं आपको और बताता हूं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया निजी वकालत भी कर सकता है, कुछ सीमाओं के साथ, कुछ लिमिटेशन के साथ उसे निजी वकालत करने का भी अधिकार है, क्योंकि वह सरकार का पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होता है, ठीक है। आगे आते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि इसमें भी भाई सत्य बताना है, ठीक है। 3 के तीनों में सत्य ही बताना था, ध्यान रखना। भले ही मेंशन नहीं है तो आप परेशान मत होइएगा, जज्बाती मत होइएगा कि लिखे नहीं है कि सत्य बताना है, क्या सत्य बताना है, सत्य ही बताना है। कुछ चीज़ें मैं मुंह से भी बोल देता हूँ, ठीक है। खैर, भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत देश में ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका होता है, राष्ट्रपति रियल एग्जीक्यूटिव है, ये पूछ रहा है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो देखिए भारत देश में, ये बात आप जानते हैं कि भारत देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया। संसदीय प्रणाली इसलिए अपनाई गई क्योंकि भारत देश में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। भारत की पूरी डाइवर्सिटी को हम गवर्नमेंट में ले जाना चाहते थे, भारत की पूरी विविधता को हम सरकार में ले जाना चाहते थे, इसलिए हमने संसदीय प्रणाली अपनाई। संसदीय प्रणाली के लक्षणों से संबंधित सवाल है। तो संसदीय प्रणाली का सबसे प्रमुख लक्षण एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि मुझे भूल जाना लेकिन इसे मत भूलना, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यानी कार्यपालिका तभी तक है जब तक उसका विधायिका में बहुमत है। और इस बात को अगर आप देखें तो आर्टिकल 75 क्लॉज 3, अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 में सीधे सीधे लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या है? उत्तरदायी है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यानी मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक उसका लोकसभा में बहुमत है। अगर बहुमत गयो तो सरकार गयो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। बहुमत गयो तो सरकार गयो। मंत्रिपरिषद मतलब केंद्र में जो है जितने भी मंत्रियों की टीम है वो मंत्रिपरिषद है। और अगर मंत्रिपरिषद गई, अगर लोकसभा में बहुमत गया तो सरकार गई, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इसी को और हाँ, एक मंत्री नहीं, सारे मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, इसीलिए कहा जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो लोकसभा क्या है? विधायिका है। मंत्रिपरिषद क्या है? कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? विधायिका के प्रति, यानी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये संसदीय प्रणाली का पहला प्रमुख लक्षण होता है। दूसरा प्रमुख लक्षण संसदीय प्रणाली का होता है कि यहाँ डुअल एग्जीक्यूटिव होती है। डुअल एग्जीक्यूटिव यानी दोहरी कार्यपालिका। एक कार्यपालिका होती है जिसे हम कहते हैं
नाम मात्र की कार्यपालिका नॉमिनल, और एक कार्यपालिका होती है जिसे हम कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका यानी रियल। नाम मात्र की कार्यपालिका क्या है? प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति है। और वास्तविक कार्यपालिका क्या है? वास्तविक कार्यपालिका आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख पीएम है। सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास, शासन संबंधी समस्त कार्य राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। तो वास्तविक शक्तियां किसके पास गई? प्रधानमंत्री के पास गई। और नाम मात्र का राष्ट्रपति। तो ये भी संसदीय प्रणाली का क्या लक्षण होता है कि यहाँ दोहरी कार्यपालिका होती है। ठीक है, तो आइए सवाल पर आ जाते हैं। देखिए सवाल आपका कह रहा है कि भारत ने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली। तो भारत ने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली, बिल्कुल ठीक है। ब्रिटेन से ही संसदीय प्रणाली को क्या किया गया है? लिया गया है, यानी बोरो किया गया है, वहीं से इंस्पायर है। दूसरा लिखा हुआ है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका, गलत है। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका राष्ट्रपति नहीं होता। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 75 क्लॉज 3 में यही बात लिखा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यानी मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक उसका लोकसभा में बहुमत है। अगर बहुमत गया तो सरकार गई, सीधा कॉन्सेप्ट है। तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड योर राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो उससे एक अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ज़रूर बताया करिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ कुछ सूचना आपके लिए, आरंभ 10.0 ये एक फाउंडेशन बैच है और नवरात्रि महोत्सव सेल चल रही है इस समय, इसलिए इसमें ऑफर चल रहे हैं। ठीक है, 2 बैचेज होते हैं हमारे यहाँ। एक होता है गोल्ड, ठीक, गोल्ड का जो प्राइस है वो है ये 9,999, और एक होता है प्लेटिनम। प्लेटिनम का जो प्राइस है वो है 16,999 आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद, डिस्काउंट कैसे मिलेगा? ये कोड लगाइए VL लाइव। ये कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मेरे भाई डिस्काउंट। अगर आप ये कोड लगा देंगे तो इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो जो ये फाउंडेशन बैच अपना है आरंभ 10.0, इसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी होती है। और सबसे खास बात ये है कि अगर आप प्री निकाल लेंगे तो ये जो फीस दिए हैं ये वापस हो जाती है आपको। प्री निकाले नहीं, फीस वापस हुई नहीं, ये बड़ी खास बात है। गोल्ड में क्या होता है कि गोल्ड में आपको मेंटरशिप मिलती है मेंटर्स के द्वारा। ठीक है, गोल्ड में आपको क्लासेज मिलेंगी, मेंटरशिप मिलेगी मेंटर्स के द्वारा, ई नोट्स मिलेगा, करंट अफेयर मैगजीन मिलेगी। प्लेटिनम में आपको फैकल्टीज के द्वारा मेंटरशिप मिलेगी, क्लासेज मिलेंगी, किताबें मिलेंगी, प्री का एक बैच फ्री मिलेगा, NCERT एक बैच फ्री मिलेगा, फाउंडेशन का एक रिकॉर्डेड बैच फ्री मिलेगा, मेंस आंसर राइटिंग का एक बैच फ्री मिलेगा, बुक्स मिलेंगी। और प्लेटिनम की 4 साल की वैलिडिटी होती है, गोल्ड की 2 साल की वैलिडिटी होती है। तो ये डिफरेंस होता है प्लेटिनम और गोल्ड में। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगे, जिस बैच में आप एनरोल करना चाहते हैं एनरोल कर सकते हैं। ये देखो दोनों का डिफरेंस है गोल्ड और प्लेटिनम का। ठीक है, गोल्ड में क्या क्या है? गोल्ड में क्लासेज हैं आपको 1100 प्लस घंटे की, इंडिविजुअल मेंटोरशिप है मेंटोर्स के द्वारा, करंट अफेयर मैगजीन है। और वहीं अगर आप आ जाएं प्लेटिनम पर तो इसमें 4 साल की वैलिडिटी है। सारी जितने भी फीचर हैं सब इसमें है। प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, प्रीलिम क्रैश कोर्स, 4 महीने के आंसर राइटिंग बैच, 2 महीने का MCQ बैच। ठीक है, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, बुक्स, सारी की सारी चीज़ें प्लेटिनम में अवेलेबल हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा फीस पूरी तरीके से रिफंड हो जाएगी अगर आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद पूरी तरीके से फीस आपकी क्या हो जाएगी? रिफंड हो जाएगी। ठीक है, चलिए कोड क्या लगाना है? कोड आपको लगाना है VL लाइव। ठीक है, आगे भैया परीक्षा से पहले एक अहम परीक्षा, ये परीक्षा हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं प्रयागराज, दिल्ली और लखनऊ में। इसमें आप एनरोल करिए। आपका 12 अक्टूबर को प्री का एग्ज़ाम है PCS का, उससे पहले वैसा ही एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं जिससे रियल एग्ज़ाम की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को आप पहले फेस कर लें, फिर बाद में ना फेस करना पड़े, आप एकदम पूरी तरीके से फुल्ली प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, 9:30 बजे है, 28 सितंबर को है। इनरोल कैसे करना है? ये QR कोड है, इसको आप स्कैन करिए। स्कैन करने के बाद एक फॉर्म ओपन होकर जाएगा, उस फॉर्म को फिल करिए। आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड लेकर जाइए और परीक्षा दीजिए। मेरी शुभकामनाएं कि आप इस परीक्षा में भी और वास्तविक परीक्षा में भी आप सफल हो और मेंस लिखने का आपको मौका मिले। ठीक है, साथ ही साथ हाँ भैया मैराथन, एक मैराथन मैंने ली थी इस फ्राइडे को, उससे पहले एक मैराथन ली थी, उसमें कुछ टॉपिक क्लियर किए थे। तो वैसे ही एक मैराथन इन सारे टॉपिक्स पर है। संविधान की विशेषताएं, संघ और राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है,
मतलब इन सारे के सारे टॉपिक पर थ्योरी और एमसीक्यू दोनों पर चर्चा होगी। कब? फ्राइडे 10 AM, ठीक है, यानी कल सुबह 10 बजे ये मैराथन क्लास है। तो इस क्लास को जरूर अटेंड करें। इसका उद्देश्य 12 अक्टूबर है। प्रीलिम को आधार बनाते हुए पूरा का पूरा मैराथन आपका पॉलिटी का चलेगा। तो इसको अपने दोस्तों के मध्य शेयर करिए और जरूर अटेंड करिए 10 बजे, ठीक है, फ्राइडे 10 AM। चलिए, साथ ही साथ रोजाना शाम 7 बजे मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास चलती है। रोजाना 7 PM पर आपकी मंडे टू सैटरडे क्लास चलती है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला के साथ चर्चा करते हैं। कैसे चर्चा करते हैं? प्रश्नों की श्रृंखला के साथ चर्चा करते हैं और इस चर्चा का उद्देश्य होता है कि प्रश्नों का पोस्टमार्टम करना और पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके भीतर क्रिएट करना। तो इस बैच को आप, इस क्लास को आप जरूर ज्वाइन किया करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेलीग्राम चैनल है ये मेरा, फ़ोन से स्कैन करिए, इस पर जुड़ जाइए। इस पर आप जुड़ जाएंगे फ़ोन से स्कैन करके, तो आपको PDF वगैरह क्लास का लिंक यहाँ मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज को। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ है बी हेल्दी, यानी स्वस्थ रहना। धन्यवाद।